3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले चारों सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में रही हड़ताल। लोकसभा में GIBNA अधिनियम 1972 में संशोधन पर पारित विधेयक के खिलाफ पूरे देश भर की बीमा कंपनी रही बंद। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा बुधवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई। संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी नेता नाथूलाल जूनवाल, कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र कुमार, चेयरमैन इंद्र पिंचानी, संगठन सचिव BS राव, अधिकारी संगठन की ओर से तरलकांत शाह, विष्णु नागर वाल, प्रमोद पंजाबी ने भाग लेते हुए प्रदर्शन को संबोधित किया। इस मौके पर कर्मचारी नेता कॉमरेड राजेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे देश भर की बीमा कंपनियों में हड़ताल रखकर निजीकरण सहित श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। आज अजमेर में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तरों पर ताले लगे हुए हैं, जिनसे लगभग 1 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। इन कंपनियों के समस्त अधिकारी और कर्मचारी सदस्य कचहरी रोड गुजराती स्कूल के पास इकट्ठा होकर संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के साथ नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। Audio Jungle. वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी आज सर हमारे भारत सरकार ने एक बिल कल पास किया परसों, जो कि बजट में ये किया गया था कि चारों सरकारी कंपनियां हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनका एक करके एक एकीकरण किया जाएगा, एक निगम बनाया जाएगा। लेकिन उस बजट के विरुद्ध जाकर के अभी एक प्राइवेटाइजेशन बिल, अमेंडमेंट बिल पास हुआ है परसों। उसमें हमारी कंपनियों को प्राइवेट करने का सीधा रास्ता बना लिया गवर्नमेंट ने। हम ये चाहते हैं कि वो बिल वापस हो, और हमारी कुछ और मांग भी है, जैसे वेज यूजन सेटलमेंट का है, जो अगस्त 2017 से ड्यू चल रहा है। आज करीब 4 साल पूरे हो गए हैं। इसी के अगर हमारे बैंक और LIC का हमारा करीब साथ ही होता है, उन सबका हो गया, लेकिन हमारे को अभी तो बुलाया नहीं गया, इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। एक नई पेंशन स्कीम का है, जो 1995 की जो पेंशन स्कीम है, वो हम चाहते हैं कि वो लागू हो। तरलकांत शाह ने बताया कि सरकार बैंकों और बीमा कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही FDI को 49 से 74 किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कर्मचारियों में नाराजगी है। लेबर लॉ में बदलाव करने की सरकार की मंशा के खिलाफ आज सभी अधिकारी और कर्मचारी लामबंद होकर हड़ताल रखते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। भविष्य में यदि सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो लंबी हड़ताल भी हो सकती है। जो 4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, भारत सरकार का उपक्रम है, जिसमें 4 इंश्योरेंस कंपनियां, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन चारों कंपनियों में जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, और बीमा के अंदर मैक्सिमम हमारा सहयोग रहा है। और अभी परसों लोकसभा के अंदर प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बिल पारित किया है, जिसमें इन चारों सरकारी कंपनियों को प्राइवेट में देना और प्राइवेट के अंदर परिवर्तित करने के लिए आज राज्यसभा में वो बिल पेश होना है। हम उसके विरोध के अंदर कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, हम इसके विरोध के अंदर आज ये धरना प्रदर्शन और एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। हमारे को हम ये चाहते हैं कि ये बिल पेश नहीं हो और प्राइवेटाइजेशन का जो
भारत सरकार का मुद्दा है वो ख़त्म हो। उसके साथ साथ हमारा जो है पिछले अगस्त 2017 से वेज रिवीजन बाकी है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से कि हमारे को उस वेज रिवीजन की तुरंत लाभ मिलें, जिसके अनुसार हमें आगे की हमारी कार्यवाही चलती रहे। और साथ साथ उसके अलावा एनपीएस का एक मुद्दा है, नेशनल पेंशन स्कीम का, वो मुद्दा भी काफ़ी समय से पेंडिंग है। और हमारी जो संयुक्त मोर्चा जिसके अंदर समस्त इन चारों इंश्योरेंस कंपनी के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण आज शामिल हैं, और उसके कारण से करीब सारे भारतवर्ष के अंदर आज ये चारों इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय नहीं खुले हैं। कितना नुकसान होगा आज? नुकसान जो है चारों इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर आज जो बीमा नहीं होगा, जो कम से कम आप ये मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में करोड़ों रुपए का ये नुकसान होगा कि जिसका बीमा ख़त्म हो गया वो बेचारा, वो अभी एक सामाजिक प्राणी जिसका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है आज कार्यालय बंद होने के कारण, उसका समय पे बीमा नहीं होगा, उससे भी उसको कई तरह के नुकसान आगे हों। जिला परिषद में माडा योजना अंतर्गत 10 मेधावी छात्राओं को प्रदान की स्कूटी। जिला परिषद में प्रत्येक बुधवार होने वाली जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्या का हुआ निदान। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। साथ ही माडा योजना अंतर्गत शिक्षा सत्र 2019-20 की पात्र अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं का स्कूटी वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो, इसके लिए बुधवार को जिला परिषद में जन सुनवाई का आयोजन जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में किया गया, जहां उन्होंने जिला परिषद के अधीन आने वाले 5 विभागों के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा सहित 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा सहित जिला परिषद के अधिकारियों की मौजूदगी में माडा योजना अंतर्गत शिक्षा सत्र 2019-20 में बेहतर परिणाम देने वाली 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी भेंट की गई। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के मंशानुसार उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रामीण छात्राओं को गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसमें आवागमन के लिए परिवहन प्रमुख समस्या रहती है। इसे दूर करने के लिए आज 10 मेधावी छात्राओं का चयन कर उन्हें स्कूटी प्रदान की गई। Audio Jungle. माडा योजना है, इसमें जो 11वीं क्लास से ऊपर पढ़ रही है बालिकाएं, जो SCO मीणा की जो बालिकाएं हैं, उनको हमने जिला परिषद के माध्यम से स्कूटी वितरण की है, ताकि बालिकाओं को जाने वाने में कष्ट नहीं हो, उनको सुविधा मिले। इसलिए हमारे जिला परिषद की तरफ से ये 10 स्कूटी हमने बालिकाओं को। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी ने बताया कि जिला प्रमुख ने राज्य सरकार की मंशानुसार स्कूटी वितरण समारोह के दौरान 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को स्कूटी भेंट की, जिससे उनको उच्च शिक्षा के लिए आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। योजना है, उसके अंतर्गत जो मेधावी छात्र होते हैं, जो कक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है और कई जगह पे स्कूटी भी दी जाती है। तो लगभग 10 जो छात्राएं हैं जो मेधावी थी, उनको आज माननीय जिला प्रमुख जी ने जो राज्य सरकार का प्रोग्राम है उसके तहत 10 स्कूटी का वितरण करा है, जिससे कि उनको आने जाने में कई बार जो समस्या रहती है और जो उच्च शिक्षा में बाधक बनती है, उसका जो निवारण है वो हो सके। मुंदली मोहल्ले में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगाने वाले राजकुमार दोसायों को गिरफ्तार करने की मांग। कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लगने से लगभग 15 लाख का हुआ था नुकसान। सीसीटीवी में आग लगाने वाले की हुई पहचान। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत मुंदली मोहल्ला स्थित पंडित चाट वालों के सामने चेतन उर्फ जिमी खत्री की हर्षिता एंटरप्राइजेस के नाम से किराए की कॉस्मेटिक आइटम की दुकान में 19 मई को भीषण आग लग गई थी। 19 मई को भीषण आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की लगभग 6 से ज़्यादा दमकलों ने
बमुश्किल आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक दुकान में रखा सभी सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। बुधवार को दुकान मालिक चेतन उर्फ जिम्मी खत्री ने अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उसके द्वारा सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई FIR 79/2021 के तहत दुकान में आग लगाने वाले आरोपी राजकुमार दोसाया को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की है। जिमी खत्री ने बताया कि लगभग 2.5 माह गुजर गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने राजकुमार दोसाया को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि पड़ोस में लगे CCTV कैमरों में पहचान हो रही है कि राजकुमार दोसाया द्वारा जानबूझकर उसकी एकमात्र आजीविका दुकान में आग लगाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। Audio Jungle. पुरानी मंडी मुंडनी में अपनी दुकान है मनियारी की, जिसमें किसी ने आग लगाई गई थी। इसके लिए हम SP साहब के पास आए। आप क्या चाहते हो? आप गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिसने लगाई इसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाई? आपने कुछ फुटेज वगैरह भी अवेलेबल क्या है? वो सर सब कराया, फुटेज सब दिए। कौन था जो जिसने आग लगाई? वो मेरी दुकान के सामने रहता है, राजकुमार दोसाया। अच्छा, ठीक है। अब क्या चाहते हो पुलिस से? गिरफ्तारी हुए और मेरे को हर्जाना मिले। पुष्कर में तबादला होकर आए नए SDM सुखाराम पिंडेल ने संभाला कार्यभार। कांग्रेसी पार्षदों ने माला पहनाकर किया पिंडेल का स्वागत। तीर्थनगरी पुष्कर में नवनियुक्त SDM सुखाराम पिंडेल का आज पुष्कर के कांग्रेसी पार्षदों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त SDM सुखाराम पिंडेल ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया कि पुष्कर का विकास सभी को साथ में लेकर किया जाएगा। विकास कार्य में किसी भी तरह की अनदेखी नहीं की जाएगी और ना ही कोई कमी रखी जाएगी, और लोगों की जो भी समस्या होगी उसका मिलजुल कर शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिपक्ष के नेता ओम प्रकाश डोलिया, गोपाल चौधरी, टीकम शर्मा, धीरज जादव, शंभू चौहान और दीपिका तुंदवाल व नारायण दायमा मौजूद रहे। Audio Jungle. हमारे जो पुष्कर के सर नए उपखंड अधिकारी जी पधारे हैं, हम उनका पुष्कर नगर की ओर से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से और हमारे नवनिर्वाचित कांग्रेस की ओर से, हम सारे कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्कर के आसपास के कार्यकर्ताओं की ओर से SDM साहब का हमने स्वागत किया है, तथा हम इनसे ये भी उम्मीद रखते हैं और इनसे यही मांग रखी है कि पुष्कर के जो जनहित के कार्य है, पुष्कर के विकास के कार्य है, उसके अंदर इनका भी बराबर का सहयोग लेंगे और हम इनको बराबर का सहयोग करेंगे और पुष्कर का सर्वांगीण विकास हो उसके लिए हम कार्य करेंगे और कार्य करवाएंगे। पार्षद दल के नेतृत्व में सब जने हम लोग गए थे और उपखंड अधिकारी से मुलाकात की और सबसे पहले तो उनका स्वागत किया पुष्कराज की धरती पर पधारने पर। और कुछ समस्या थी, जैसे अंडरग्राउंड केबल की जो लाइट की समस्या है, वो अभी लाइटों की व्यवस्था के बारे में हमने बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया और विभिन्न शिकायतों पर हमने बताया उनको, उन्होंने जल्दी समाधान करने की। भाजपा OBC मोर्चा प्रदेश के निर्देश पर समस्त जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस की राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना के निर्देश पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर आज OBC मोर्चा द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष अंकित गुजर और देहात अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पहुंचे भाजपा OBC मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर काफी देर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।
Audio Jungle. कहना तेरी कमर कुटेगी, नाती तेरे बाड़े में। कहना तेरी कमर कुटेगी, नाती तेरे बाड़े में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाती तेरे बाड़े में, नाती तेरे बाड़े में। कहना तेरी कमर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। कहना तेरी कमर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। कहना तेरी कमर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। नाती तेरे बाड़े में, नाती तेरे बाड़े में। इस दरमियान कलेक्ट्रेट में प्रवेश को लेकर बैरिकेडिंग लगाए खड़े पुलिसकर्मियों से भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने अंदर जाने की अनुमति दी। वहीं बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने अपने साथ लाए काले गुब्बारों को आसमान में छोड़कर गहलोत सरकार के खिलाफ काला विरोध जताया। विधायक अनीता बघेल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी लाड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि प्रदेश में बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। हर महीने हज़ारों रुपए का बिल भेजा जा रहा है, जबकि पहले 2 महीने के अंदर जितना बिल आता था उतना अब हर महीने वसूला जा रहा है। यह सब सरकार और प्राइवेट कंपनियों की मिलीभगत से हो रहा है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आम आदमी के साथ अब जनप्रतिनिधियों को भी शिकार बनाया जा रहा है। इनको भी आने दें, आ जाओ। हाँ जी, हम भी आज के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। 2.5 सालों से राजस्थान में जिस प्रकार कांग्रेस का शासन चल रहा है, जनता को धोखा देकर वोट हासिल करने का काम करके जनता की सेवा करने की बजाय राजस्थान सरकार केवल शह मात के खेल में डूबी हुई है। होटलों में बैठकर ये सरकार चल रही है और राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ रखा है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर राज्यपाल जी से भी आग्रह किया है कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार की तरफ संज्ञान दें, थोड़ा कठोरता से आप भी निर्देश जारी करें। और इस मौके पर हमने अशोक गहलोत सरकार को भी आगाह करने का काम किया है कि आदरणीय गहलोत साहब, घरों से बाहर निकलो, जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। राजस्थान में ना महिला सुरक्षित ना दलित सुरक्षित। राजस्थान के किसान आपके उस वादे का इंतजार कर रहे हैं, किसान कर्जे माफी के इंतजार में बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगारी भत्ते के इंतजार में बैठे हैं। उसके उलट राजस्थान में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है। ना तो युवा सुरक्षित है, ना तो किसान सुरक्षित है। नरेगा के नाम पर पूरी वसूली नहीं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। बिजली कंपनियां बिजली बिलों के आड़ में आम जनता को लूटने का काम कर रही है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से हमने राजस्थान सरकार को चेताने का काम किया है कि गहलोत साहब, राजस्थान की जनता का हाल बेहाल है। आप घर से निकलकर जनता ने आपको जो सेवा करने का मौका दिया है, उसे सेवा करने का, जनता की सेवा करने का काम कीजिए। नहीं तो ये राजस्थान की जनता आज जिस प्रकार से सड़कों पर उतरी है, ये पूरी जनता सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं उठेगी। और ऐसी गूंगी बहरी सरकार को अगर उखाड़ फेंकने की नौबत आई तो राजस्थान की जनता और ओबीसी मोर्चा उससे भी पीछे नहीं हटेगी। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि गहलोत राज में प्रदेश में भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या फिर अन्य कोई विभाग, सभी में भ्रष्टाचार की जड़ें पैठ बना चुकी हैं और रोजाना कोई न कोई अधिकारी लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जरा भी देर पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में सरकार की विफलताओं के लिए ज्ञापन दिया गया है। जिस तरह से अशोक गहलोत जी की 2.5-3 साल की सरकार हो गई, ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नज़र नहीं आती। ऐसी स्थिति में आम जन बहुत ठगासा महसूस कर रहा है कि वो किस तरह से इस सरकार द्वारा ठगा गया है, और उन सब चीज़ों को लेकर के आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर महोदय के नाम से, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चे सुरक्षित हो और जो बेरोजगार लोग सड़कों पर भटक रहे हैं उनको रोजगार दे। बिजली पानी की जो व्यवस्था सरकार को करनी थी वो कर नहीं पाई है। बिजली के दाम इतने बड़े हैं कि लोग अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने पेट भरने का काम करेंगे, बिजली का बिल चुकाएं। ऐसी स्थिति में हर जगह से जनता को सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के साथ ही हिंदू क्रांति सेना, महिला मोर्चा व भाजपा के अनेक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज लेकर प्रदर्शन करते रहे। काफी देर तक चली नारेबाजी के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया गया। आज राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। आरपीएससी घोटाला, बिजली के दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस विरोध में आज ओबीसी मोर्चा ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है। आज अजमेर शहर में जो संख्या पधारी उसको बहुत धन्यवाद। चेन्नई में आज आपने काला विरोध कराया, काले गुब्बारे छोड़े गए। जिस प्रकार से ये जो राजस्थान सरकार, जो 2 गुटों की सरकार जो चल रही है, ये गांव गरीब किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने जिस प्रकार से जो झूठे वादे करके ये जो सत्ता में बैठी है, ये 2 गुटों में बंट कर के केवल एक सत्ता बचाने के अंदर जनता की किसी प्रकार से इस सरकार ने कोई सुध नहीं लिए। इसको लेकर के प्रदेश भर के जो हमारे ओबीसी मोर्चा के आह्वान पर आज अजमेर जिला ओबीसी मोर्चा ने भी विशाल धरना प्रदर्शन और इसका विरोध प्रदर्शन के रूप में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और कहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने बेरोजगारों के साथ में छलावा किया, किसानों के साथ में धोखा किया, जिस प्रकार से राजस्थान देश में महिला अत्याचार में नंबर 1 स्थिति पर आ गया है, अराजकता का माहौल इस राजस्थान जो शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिस प्रकार से आजकल जो लूट डकैती इस प्रदेश में हो रही है, इसके विरोध में, इस सरकार की विफलताओं के विरोध में हमने आज कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अशोक सिंह रावत, ओबीसी मोर्चा देहात जिलाध्यक्ष। आज हमने काली पट्टी, काला मास्क और काले गुब्बारे छोड़ करके और इस विफलताओं और इस गहलोत सरकार के विरोध में हमने आज ये इसका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। आज का संदर्भ नहीं है, ये राजस्थान सरकार के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके की नाकामियां रही है उनकी, ये उस संदर्भ में धरना है। राजस्थान सरकार जिस तरीके से बिजली के बिल, आप खुद भी देख रहे हैं, आपके घर में जिस तरीके के बिजली के बिल आते हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान में नंबर 1 बन चुका है रेप में राजस्थान का मामला। और राजस्थान की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से अपनी सरकार को बचाने में, होटलों में अपना समय व्यतीत करने में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़ों में उलझी हुई है। उनको जनता की जरा भी फिक्र नहीं है। पूरा टाइम इनका इसी में निकल रहा है कि हम लोग अपनी सरकार को कैसे बचाएं। तो ये जो धरना है, ये राजस्थान सरकार की नाकामियों के लिए धरना है कि जनता का ध्यान दे और जनता के कार्यों का निर्वहन करे। जो वादे आपने किए, जो घोषणा पत्र दिए हैं, उनको पूरा करें, फर्जी टाइम व्यतीत ना करें। धन्यवाद। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, विधायक अनिता बघेल, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर बूत्रा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित अनुसूचित जाति मोर्चा व भाजपा के अनेक संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोग ओबीसी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग ब्यावर से आए हैं। और जैसे कि सभी को पता है कि आम जनता कितनी त्रस्त है, कितनी ध्वस्त कर रखी है पूरी सरकार ने। जैसे कि महिलाएं, बच्चियां अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है। मीन्स एक जगह भी ऐसी बची नहीं है जहां पर महिला या बच्चियां सुरक्षित है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर अभी अन्न कमाकर खुद का पेट भरने तक की कमाई किसी के पास नहीं है। वहाँ पर वो बिजली, जल, पानी की व्यवस्था करे या फिर अपना पेट भरे। इसलिए हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि जब ऐसी सरकार जो कि आम जनताओं की हिफाजत ना कर सके या फिर उनको ऐसी दृढ़ता से ना निकाल सके, ऐसी सरकार का क्या काम है जो कि आम जनता को एक सुरक्षित वातावरण ना दे सके। इसीलिए आपके ज़रिए यही हमारा सभी से निवेदन है कि अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसको गलत कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, बल्कि सब लोग को एकजुट होकर हमारी ही तरह सभी लोगों को सामने आना है। क्योंकि ये जो सरकार है ये सिर्फ मात्र हम लोगों की नहीं है। यहाँ पर सारे जन प्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, गरीब से लेकर अमीर तक, सभी इस सरकार से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सांस नहीं ले पा रहे हैं। किस तरह से महंगाई बढ़ रही है? महंगाई को लेकर हम लोगों का आज ये जो प्रदर्शन था कांग्रेस सरकार के विरुद्ध था, क्योंकि कांग्रेस सरकार आने के बाद में हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास दिलाया गया था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, महिलाओं के सुरक्षित रखा जाएगा। पर जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान भर में नहीं, पूरे देश भर के अंदर ही जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं असुरक्षित है, आए दिन कई तरह के हत्याकांड हो रहे हैं। तो इसके लिए बस गहलोत सरकार को विपक्ष में हम लोगों ने मोर्चा निकाला है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने करा वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आश्वासन देने के बाद में अगर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत गलत है। महिलाओं पे जो अत्याचार अभी हो रहे हैं उनमें प्रशासन बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। अपने बच्चियों को लेकर कई तरह के हत्याकांड हुए, जिसमें खरवा में 2 बच्चियां और एक मासूम औरत की हत्या हुई है। और पुष्कर के अंदर भी सपना रावत केस चला हुआ है। हम लोगों ने सरकार को ये लेके पीसागंज, मसूदा, भीम और अजमेर 4 जगह पे मोर्चा निकाले, उसके बाद भी सरकार की कोई कार्रवाई और गतिविधि सामने नहीं आ रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो नेशनल हाईवे नंबर 8 पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। ये सरकार को खुली चेतावनी है पूरे महिला मोर्चा की ओर से। इमली मोहल्ला स्थित जैद गेस्ट हाउस में मिली जायरीन की लाश। 28 जुलाई को गेस्ट हाउस में ठहरे मुरादाबाद निवासी मोहम्मद वजीर की हत्या का शक, पुलिस जुटी जांच में। दरगाह बाजार में इमली मोहल्ला स्थित जैद गेस्ट हाउस की 4थी मंजिल पर स्थित एक कमरे से बदबू आने पर होटल कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर दरगाह व्रत अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा मई दल बल पहुंचे और कमरे के बाहर लगा ताला खुलवाया। साथ ही एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलवा लिया गया। एमओबी टीम ने सारे साक्ष्य जुटाए और कमरा खुलवाया तो कमरे के पलंग पर जायरीन का शव पड़ा हुआ था, जिसके गले पर रस्सी बंधी हुई थी। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि किसी ने जायरीन को रस्सी बांधकर गला दबाकर उसकी हत्या की और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाते हुए एफएसएल और एमओबी टीम ने साक्ष्य जुटाए, साथ ही शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामले की तफ्तीश दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह कर रहे हैं। सूचना मिली कि दरगाह जो थाना क्षेत्र है उसके एरिया में दरगाह के पास ही होटल जो जैद है उसके अंदर एक व्यक्ति की ऐसा आशंका है कि एक कमरे से बदबू आ रही है। उसके उपरांत से पुलिस थाने से टीम पहुंची तो पता लगा कि ये जो कमरा है ये 2-3 दिन से बंद है और इसमें एक 28 तारीख को एक मोहम्मद वजीर नाम का एक व्यक्ति आकर रुका था, लेकिन 2-3 दिन से वो कमरे बंद है और अभी उसमें बदबू आ रही है। सूचना के उपरांत चूँकि सभी जो तकनीकी और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और एफएसएल और एमओबी की टीम को मौके पे बुलाया गया, क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ था। एमओबी की टीम की सहायता से ही पूरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर के उन लोग ढूंढवाया गया। उसके उपरांत बॉडी को भी, क्योंकि जो बॉडी मिली है उसके गले के अंदर एक रस्सी से गांठ लगा करके और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि गला घोट करके मारे गए। बाकी डॉक्टरी जांच के उपरांत, पोस्टमार्टम के उपरांत ही पता चल पाएगा पूरी कहानी का। और उसके बाद बॉडी को भी मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है और
थानाधिकारी जो दरगाह है उसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे। सर, ये अकेला ही ठहरा हुआ था क्या रूम में? हाँ, अभी जो वर्तमान जो है उसके अनुसार ये अकेला व्यक्ति रुका हुआ है। ठीक। सर, कोई लूट वूट या पैसे वैसे भी गायब मिले या है? अभी चूंकि जो स्वयं व्यक्ति है उसकी हत्या हो चुकी है, तो अभी ये कहना कि लूट हुई है या नहीं हुई है भी प्रथम दृष्टया कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सर, कहाँ का रहने वाला है ये मुरादाबाद का है व्यक्ति, जो सामान्यतः यहाँ इस होटल में तो जो प्रथम जानकारी के अनुसार पहली बार ठहरा है, लेकिन ये अजमेर बार बार आना जाना इसका लगा है। सर, बताया जा रहा 2 व्यक्ति मिलके गए थे इससे। हाँ, अभी बताया है कि 2-3 व्यक्ति ऐसे मिलने आए थे इससे, लेकिन अभी पूरे अनुसंधान से जानकारी मिलेगी कौन व्यक्ति आया, इसके जो मोबाइल नंबर मिले जो रिकॉर्ड में, उससे जानकारी होगी कौन किसने फ़ोन किया और है वो आगे अनुसंधान का विषय लगातार है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसको हत्या मान रही है। जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य जैसे बंद कमरे का होना, बाहर ताला होना और अंदर उसके गले के अंदर जिस प्रकार से फंदे से लगा के उसको खींच के करना, तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर के निजी कॉलेज संचालकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति थानवी द्वारा जारी किए गए फरमान को लेकर है असंतोष। बुधवार को अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर जिलों से आए निजी कॉलेज संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निजी कॉलेज संचालक लाडनू के सैनिक कॉलेज के प्राचार्य केशवराम हुड्डा ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति थानवी ने जो निर्णय लिया है वह न्याय संगत नहीं है। जो निजी कॉलेज पूरे साल में एक विद्यार्थी से 68,000 रुपये शुल्क लेती है, वह कुलपति ने एक बच्चे पर 15,000 रुपये एडवांस पेनल्टी देने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और निजी कॉलेज संचालकों सभी में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इससे यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए एकत्र करने के बाद ही परीक्षा आयोजन करने की बात कर रही है। यह सरासर अन्याय है। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बंद करने पर भी अपने गुस्से का इजहार किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल को ओपन किया जाए ताकि विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरकर अपने फॉर्म जमा करा सके। उन्होंने कहा कि वीसी के इस तुगलकी फरमान से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। क्या है? ये 4 जिले टोंक, भीलवाड़ा, नागौर और अजमेर की निजी कॉलेजों के संचालक आए हैं यहाँ पर, और आने के पीछे कारण है कि माननीय वीसी साहब थानवी साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चे से 12 महीने में शुल्क लेते हैं मात्र 7-8 हज़ार रुपये, और उन्होंने लागू कर दिया है एक बच्चे पर 15,000 की पेनल्टी वो एडवांस में दें, जिससे करोड़ों रुपए जमा कराने के बाद ही बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल अन्याय है। हमने उनसे प्रार्थना की है वीसी साहब से कि इस 4 जिलों को कॉलेजों का पोर्टल खोला जाए। इन्होंने बंद कर दिया है, यहाँ से तुरंत खोला जाए क्योंकि डेटें ख़त्म हो रही है फॉर्म भरने की। और विशेष निवेदन ये किया है कि जो पीछे से चली आ रही है, जो पीछे वीसी थे उन्होंने आदेशित किया था और कॉलेजें अपनी सीटों के अनुसार भर्ती थी, उसको इस साल जारी रखें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है या मॉडिफिकेशन करना है या कोई नई चीज़ करनी है तो वो इस सत्र से करें। हमें पहले नोटिस देना चाहिए था। किसी प्रकार का किसी कॉलेज को सूचित किए बगैर एकदम सडनली आक्रामक रूप से जो ये बंद किए गए पोर्टल, इससे पूरे 4 जिले दुख है। और एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के जो माननीय वीसी साहब है, इन्होंने एक गलत निर्णय लिया है। इसलिए हम यहाँ मांग करते हैं सरकार से, माननीय राज्यपाल महोदय से। और इसमें एक बड़ी मजे की बात यह है कि माननीय न्यायालय जोधपुर हाईकोर्ट के यहाँ ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन उनकी भी एमडीएस प्रशासन धज्जियाँ उड़ा रहा है। कोर्ट का निर्णय नहीं माना जा रहा है, पोर्टल खोला नहीं जा रहा है। इससे पूरे 4 जिले त्रस्त हैं और हम सरकार से, वीसी साहब से, सभी से मांग करते हैं कि तुरंत अर्जेंटली रूप से पोर्टल को खोला जाए ताकि बहुत सारे बच्चों का कैरियर खराब ना हो। बहुत सारे कॉलेज लगभग संख्या 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर संख्या है। और इसका कारण भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों है। पिछले 2 सालों से कोविड चल रहा है और कोविड के चलते हमारी सरकार, भारत सरकार ये निर्णय ले रही है कि जो 12वीं बोर्ड क्लासों में उनको सबको पास कर रहे हैं। जैसा आपको भी विदित है कि इसी साल 12वीं में जितने थे सब पास हो गए। तो ये पीछे का ट्रेंड रहा है कि 3-4 लाख बच्चे फेल होते हैं। अब
वो सब पास हो गए तो कॉलेज में संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने से हमने पीछे आदेश मानते हुए संख्या को ले लिया। अब ये इस बार इनको राहत देनी चाहिए और तुरंत प्रभाव में ला। जिला परिषद में जिला स्थापना समिति की बैठक, 301 शिक्षकों व 7 जिला परिषद कर्मियों का स्थायीकरण, 4 मृत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश। जिला परिषद में बुधवार को जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला स्थापना समिति की बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी अंजना शुभम सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षक स्थायीकरण, शिक्षकों की परिवेदना, मृत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन सहित अन्य प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन किया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा ने बताया कि लंबित प्रकरण में 301 शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। वहीं 7 जिला परिषद कर्मचारियों का स्थायीकरण भी किया गया है। इसके अलावा 4 मृत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई है। इस मौके पर समाजसेवी भंवर सिंह पराड़ा सहित जिला परिषद के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने जिला परिषद डीसी की मीटिंग रखी है। उसमें हमने कम से कम 301 टीचरों का स्थायीकरण किया है। इसके अलावा हमने 7 हमारे कर्मचारी थे यहाँ के जिला परिषद के, उनका स्थायीकरण किया है। इसमें 4 जनों को मृताश्रित को हमने नौकरी दी है। इसमें बैठ के ये निर्णय किया है। जन सुनवाई भी किया है। जन सुनवाई तो हम बुधवार के बुधवार जन सुनवाई रखते हैं। इसमें काफ़ी एप्लीकेशन होते हैं, आटो विधानसभा से जनता आती है, कोई भी समस्या होती है हमारे जिला परिषद लेवल की और हम तुरंत समाधान करते हैं, और जो हमारे लेवल की नहीं होती है हम राज्य सरकार को भेजते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर पर कैंपस प्लेसमेंट हुए विद्यार्थियों का हुआ सम्मान समारोह। सिविल इंजीनियरिंग के 9, बीटेक कंप्यूटर साइंस के 21, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 7 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेंट। बुधवार को आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में सत्र 2020-21 में जूनियर इंजीनियर सिविल एवं विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांच में कैंपस प्लेसमेंट द्वारा चयनित विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आर्यभट्ट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर लीना खेमचंदानी ने बताया कि आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के 9 विद्यार्थी जेईएन सिविल 2020 परीक्षा के मेंस में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। जेईएन सिविल परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर एक उम्मीदवार का चयन पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, जल संसाधन विभाग आदि विभिन्न सरकारी विभागों में उपयुक्त पद पर होता है। उन्होंने बताया कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के 21 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से 7 विद्यार्थियों का चयन ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक संस्थानों में हुआ। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अब तक 5 विद्यार्थियों का चयन पावर सोलर सेक्टर में भी हो चुका है। आज सम्मान समारोह आयोजन करने का उद्देश्य इन प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करना तो था ही, साथ ही अन्य विद्यार्थियों को भविष्य में होने वाले प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए प्रेरित करना भी था। आज आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में कॉलेज की तरफ से जो हमारे स्टूडेंट्स सत्र 2020-21 में जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में प्लान इंडिया लेवल पे कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव्स द्वारा करवाया गया है, उन सभी का सम्मान समारोह हमारे महाराणा प्रताप कैंपस में रखा गया। और इसमें मुझे बहुत हर्ष होता है बताते हुए कि हमारे सिविल डिपार्टमेंट के 9 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जेईएन 2020 सिविल मेंस के एग्ज़ाम में हुआ है
और साथ ही हमारे 21 बच्चों का प्लेसमेंट CSE डिपार्टमेंट के इस बार पैन इंडिया लेवल पे विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में इस साल हुआ है। साथ ही हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 7 स्टूडेंट्स और हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 4 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो है वो भी पैन इंडिया लेवल पे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव्स द्वारा, वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव्स के द्वारा हुआ है। आर्यभट्ट का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं उनको हम लोग सिलेबस के अलावा उन स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरीके से ट्रेन करें, ग्रूम करें, जिसमें कि हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी लगवाते हैं, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगती हैं, बच्चों की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर ट्रेनिंग बच्चों की एग्जीक्यूट करवाई जाती है, जिससे कि जब बच्चे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हैं तो वो बच्चे किसी भी दूसरे बच्चे से कम नहीं होते हैं, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। और ये काफ़ी हमारे जो HR आते हैं उनकी तरफ से हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं कि बच्चों का जो ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छा है, बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो हमारे इस बार के जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं और आगे भी हमारे काफ़ी सारे ड्राइव्स अभी लाइंड अप है एंड आई एम होपफुल कि हम और भी अच्छे प्रयास जो है वो हम करके और बच्चों को हम लोग आगे अप फ्रंट प्लेसमेंट्स दिला पाएंगे। साथ ही हमारे BCA, MBA, BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी प्लेसमेंट है जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, जिसके लिए आगे हम प्रयासरत हैं और हम आगे भी बच्चों को इस तरीके से सम्मान समारोह द्वारा बच्चों का हम प्रोत्साहन करते रहेंगे। धन्यवाद। जनाना अस्पताल में सुन्नती दावत इस्लामी ने किया पौधारोपण। विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधे लगाकर उनकी देखभाल का लिया संकल्प। बुधवार को जनाना अस्पताल में सुन्नती दावत इस्लामी की तरफ से पौधारोपण किया गया। मौलाना मोइनुद्दीन कादरी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने के लिए हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पेड़ लगाए तो यह उसके लिए सदका है। पेड़ पौधे लगाने से उम्र भी लंबी होती है। हज़रत मोहम्मद साहब ने भी यह कहा कि जिसने भी दरख्त लगाया उसकी हिफाजत देखभाल पर सब्र किया और फल देने लगा, उसे खाया जाने वाला फल अल्लाह के नज़दीक उसे लगाने वाले के लिए सदका है। पौधारोपण के मौके पर अस्पताल की डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी, डॉक्टर उषा मकोनम, नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर आनंदलाल, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर रवि और सुन्नती दावत इस्लामी के मुआविन आरिफ खान, सैयद इलियास, मोहम्मद अली, मोहम्मद अलीमुद्दीन, सिकंदर अली, जाकिर हुसैन, जावेद, मोहम्मद हुसैन, साकिब हुसैन आदि मौजूद रहे। पेड़ मौलाना मोइनुद्दीन रज़वी निगरान सुन्नती दावत इस्लामी के नेतृत्व में लगाए गए। लगभग 50 पेड़ लगाए गए। इनमें फाइकस, अशोका, गुलमोहर, अल्मोड़ा इत्यादि प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। हज़रत अमीर सुन्नती दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब की गाइडलाइन में पेड़ लगाने का कार्य किया गया। आज जनाना हॉस्पिटल अजमेर शरीफ में पौधारोपण किया गया और पौधा लगाने की कुरान और हदीस में भी बहुत फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई इंसान दरख्त या पेड़ या पौधे लगाता है जब तक वो बाकी रहेगा उसको सदक़े का सवाब मिलता रहेगा। अगर फलदार कोई दरख्त लगाता है तो उससे जो भी फ़ायदा उठाएगा, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला उसको क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह उम्रें लंबी होने के ताल्लुक से भी कुरान शरीफ में आया है कि फ़ारिस के जो लोग थे उनकी उम्रें लंबी हुआ करती थी। तो पूछा अल्लाह के नबी ने, एक अल्लाह के नबी थे, अल्लाह से कि इनकी उम्रें लंबी क्यों होती है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग पेड़ लगाते हैं और मेरी ज़मीन को संवारते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाई। तो एक बात ये भी समझ में आई, आज ये कोरोना वायरस चल रहा है और बेशुमार लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उम्र बढ़ाने के लिए ये भी एक तरीका है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो ज़मीन को सजाता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेड़ पौधे लगाने से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें हासिल होती है और भी ऑक्सीजन की बहुत मारामारी थी, तो इसलिए भी ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि वक्त पे बारिश नाजिल हो और हमें सवाब भी मिले। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।